आज देश में कोरोना के आंकड़ों ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,14,835 नए केस सामने आए, तो वहीं 2,104 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और नई टीकाकरण नीति का विरोध जताया। वहीं इस कोरोना के संकट काल में सिस्टम के कातिलाना होने की तस्वीरें भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं। यहां कोविड कमांड सेंटर के बाहर मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं क्योंकि सीएमओ मरीजों को रेफरल लेटर नहीं दे रहे हैं। तो आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं जहां पर आप केवल भगवान से उम्मीद कर सकते हैं। सिस्टम ध्वस्त है, अधिकारी मौन है, सरकार केवल दावे कर रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये बढ़े हुए आंकड़े डराने का काम कर रहे हैं। आए दिन कोरोना के आंकड़े अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को 2,73,000 के पार मामले थे, 18 को 2,61,000, 17 अप्रैल को 2,34,000। लेकिन आज कोरोना दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत में 3 लाख से ऊपर केस, 3,14,000 के पार आज केस मिले हैं बीते 24 घंटे में, जबकि कल 2,95,000 के पार मिले थे। 20 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,59,000 के पार था। तो ये स्थितियां बन गई हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। व्यवस्था पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। न तो बिस्तर हैं, न तो ऑक्सीजन है, न तो इंजेक्शन, न ही वहां पर कोई बेड मिल रहा है। और लखनऊ की हालत यह है कि कोरोना कमांड सेंटर, जहां से कोरोना के हालात को संभालना है, वहां पर मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं क्योंकि सीएमओ की तरफ से रेफरल लेटर नहीं मिल रहा है। भारत में 24 घंटे में पहली बार 3 लाख को पार कर गया कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 3,14,000 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 2,104 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,78,000 लोगों का कोरोना ठीक हुआ, लेकिन भगवान भरोसे, डॉक्टर्स के भरोसे नहीं। दुनिया में एक दिन में पॉजिटिव केस में नंबर 1 हो गया। लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर्स करे भी तो क्या करें। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही, उन्हें बेड नहीं मिल रहा। तो जो मरीज ठीक हो रहे हैं, ये मानकर चलिए कि भगवान के भरोसे ठीक हो रहे हैं। व्यवस्था खत्म हो गई है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से अलग अलग जिलों में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने जिंदगी में परेशानी बढ़ाने का काम किया है। बीते कई दिनों से लोग ऑक्सीजन की कमी को झेल रहे हैं। यूपी के 4 शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत और इसके चलते थमती सांसों की तस्वीरें आई हैं। यकीन मानिए, ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल खड़ी करती हैं और आपको खबरदार कर रही हैं, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं है और सिस्टम में वो क्षमता नहीं रही कि वो आपको बचा सके। इसलिए कोविड नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। आज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,14,000 के पार पहुंच गया है और अस्पतालों की हालत ये है कि मरीज जो एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और मरीज उसी में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका मददगार कोई नहीं है। तो लखनऊ की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, आगरा, अलीगढ़, कहीं की भी बात कर लीजिए, हर जगह हालात वही हैं। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और बीते 24 घंटे पहले एक बड़े अस्पताल में हालत ये आई थी कि 500 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन वक्त रहते किस्मत से ऑक्सीजन का जो कैप्सूल था वो पहुंच गया और मरीजों की जान बच गई। मतलब अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी में, जब किसी अस्पताल में 400-400, 500-500 लोगों मरीजों की मौत एक साथ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद कम हो चुकी है। तो जो स्थितियां बन रही हैं, आखिर ये संभलेंगी कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत चिंताएं बढ़ गई है। हमारे साथ डॉक्टर राजपाल सिंह जुड़ रहे हैं जिनेवा से और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिजिशियन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजपाल जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नज़रें बनाए हुए है पूरी दुनिया पर, लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ भारत में बन गई हैं, व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही है। ऐसे में क्या चारा आपको दिखता है और ये हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो फिर काबू करने का कोई रास्ता है क्या? देखिए, जब तक हम कोविड के ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगे, तो ये केसेस अस्पतालों में आते रहेंगे और सारी जो व्यवस्था है अस्पतालों की वो और ज़्यादा चरमरा जाएगी।
जी तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड के ट्रांसमिशन को रोका जाए। और रोकने के वही तरीके हैं जो पिछले 1 साल से हम सब लोगों को बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क का इस्तेमाल करें, और मास्क में भी विशेष बात ये है कि अच्छा मास्क इस्तेमाल करें। और मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग या तो मास्क लगाते नहीं है, नाक के नीचे जो है मास्क खिसक जाता है, जी और अक्सर फिर क्या करते हैं कि जैसे ये मास्क है तो वो जब खिसकता है तो आप इसको बीच से पकड़ के फिर ऊपर उठाते हैं, जी तो आपने अपनी अंगुलियों पे पहले ही वायरस लगा दिया है और वो आपके आजू बाजू में कागज़ पत्र जो भी कुछ उसमें वो लग जाता है। फिर इसके बाद आप अगर अपने हाथ को सैनिटाइज भी करें तो भी आपने वो बीमारी वहाँ पर फैला दी है। तो मास्क अच्छा इस्तेमाल हो, बराबर उसको इस्तेमाल करें। और जब भी आप क्राउडेड स्पेसेस में जाएं तो वो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जी टैक्सीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगह अच्छे क्वालिटी के मास्क आप लगा के जाएं। जहां तक हो सके क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएं, और अगर क्राउडेड प्लेसेस में जाना पड़े तो लौट के आने के बाद में आप कोशिश करें कि अपने परिवार से के अन्य सदस्यों से अन्य कमरों में रहें, ताकि अगर आप किसी वजह से इन्फेक्शन भी लेके आए हैं तो उसको अपने अन्य सदस्यों को ना फैलाया बिल्कुल जाए। सर, ये एक पक्ष है। दूसरी लेकिन बात ये- अगर हम बात करें कि जिस तरीके से भारत में दूसरी लहर आई और इतनी भयंकर तरीके से आई कि हालात संभाले नहीं संभल रहे, सरकार के स्तर पर और जनता के स्तर पर कहां गलतियां हुई सर? क्योंकि उस पर आप लोग तो निगाहें बनाए होंगे, पूरी दुनिया के लिए आप लोग काम करते हैं। नहीं, देखिए इसमें एक मिला जुला सा कारण है। उसका कारण ये है कि जब पहली वेव आई थी और भारत में जब केसेस हुए थे तो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर रेट ऑफ कोरोना, यानी अगर 1 लाख लोगों में कितने केस हुए तो भारत में अन्य कई देशों के मुकाबले काफ़ी कम रहे। जी और जब केसेस बहुत ही कम हो गए तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमने इस बीमारी पे को जीत लिया है। जी और बहुत सारे लोग ऐसा भी महसूस करने लगे कि ये तो सामान्य फ्लू है, ऐसे आया था ऐसे चला जाएगा, ये कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। और इस गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से धीरे धीरे जब भी वो जो थोड़े बहुत जो केस बच गए थे 400-500, वो फिर एकदम मल्टीप्लाई होने लगे। जी और फिर लोगों ने क्या है कि क्राउडिंग में जाना चालू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग एक साइड में रह गई। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है बिल्कुल। गैदरिंग्स होने लगी हैं, बड़ी जिनमें गैदरिंग लोग- होने लगी। कुल मिलाकर आपका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने भारत को मार दिया। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, लेकिन सवाल यह है कि अब तमाम माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है कि हालात संभल जाए, लेकिन संभल नहीं रही। आप लोग के सामने क्या बेबसी है? कभी अपने पूरे इतने बड़े करियर में आप लोगों ने इतना बेबस अपने आप को महसूस किया था कि आप इलाज तो करना चाहते हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है? बिल्कुल अवधेश, ठीक कह रहे हैं आप। मैंने तो बहुत सारे एपिडेमिक देखे हैं अपने इस पूरे जो पढ़ाई का सिलसिला रहा है उसमें, चाहे डेंगू हो, चाहे सार्स हो, कई तरह के हम लोगों ने इस तरह के एपिडेमिक्स देखे। लेकिन आज जो हम एक इस लेवल का एपिडेमिक देख रहे हैं जो कि कोरोना है, सच में यह अप्रत्याशित है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एपिडेमिक हम अपने जीवन काल में देखेंगे और इस तरह से तबाही का मंजर देखेंगे। आज हमारे पास सुबह से लेकर रात तक पेशेंट्स के कॉल के अलावा इस तरह के कॉल्स लगातार फोन बजता है हमारा कि बेड्स दिला दीजिए, कहीं से दवा दिला दीजिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को फेविफ्लू चाहिए, किसी को स्टेरॉइड्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही इस वक्त ऐसा असमंजस का और बेबसी का माहौल है इस वक्त, मैं कहूंगी। और कहीं ना कहीं एज अ डॉक्टर हम भी बहुत बेबस फील कर रहे हैं जब हम मरीजों की उतनी मदद नहीं कर पाते जितनी की हम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। तो ये जो एक माहौल है जहां इंसान जैसे ही कोविड की रिपोर्ट हाथ में आ रही है इस वक्त उन लोगों के मन में डर समा रहा है कि अब हमें बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल को हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग होर्डिंग भी कर रहे हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों के मन में जो एक डर पनपता जा रहा है। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति एक अपने माँ को, बाप को या अपने किसी परिजन को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहा है और इतने सारे आपने लॉज बना दिए हैं कि आपको सीएमओ का जो है अप्रूवल चाहिए या आपको कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन उन्हें कोरोना है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट के अभाव में टेस्ट नहीं करा पा रहे लेकिन अभी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, अभी तो वो सीरियस है। वो बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर स्वाति जी ये एक सरकारी तमाशा है कि आप उसको एक सिस्टम में फंसा दीजिए और मरीज की मौत भी हो जाए तो ये कहने को रहेगा कि भाई सिस्टम तक आप वक्त से पहुंचे नहीं। मतलब कितनी सियासत बेशर्म हो सकती है और व्यवस्था कितनी बेशर्मी के साथ गंदा मजाक कर सकती है, उसकी पराकाष्ठा इस वक्त भारत में देखने को मिल रही है। लेकिन डॉक्टर राजपाल जी, सवाल ये है कि कोरोना तो पिछले साल आया और इस बार तबाही मचा रहा है, लेकिन अगर भारत की हम बात करें
जो पूरा बजट बनता है उसमें जो प्रतिशत होता है जीडीपी का, अगर प्रतिशत देखें तो हेल्थ पर बहुत कम खर्च करता रहा भारत। तो ये दिन तो भारत ने अपने आप लाया है ना। अगर पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता, आज जब पीक परिस्थितियां हैं तब अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। दूरदर्शिता की कमी ने भी भारत को मार दिया क्या? ये देखिए, ये तो बात सच है कि दुनिया के ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्थ बजट बहुत कम होता है और हेल्थ बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए और हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। तो ये बात सच है कि पहले पीक के बाद में भी जब काफ़ी केस कम हो गए तो मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे अस्पतालों ने सोचा कि बीमारी ख़त्म हो गई है तो उन्होंने शायद अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना छोड़ दिया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है तो एक तरफ व्यवस्था को ठीक से किया जाए और साथ साथ जो है जनता में बहुत ज़बरदस्त जागरूकता की ज़रूरत है कि हम केसेस को बढ़ने ही ना दें ताकि अस्पतालों पे जो दबाव है वो कम किया जाए जी। अन्यथा क्या होगा कि केस बढ़ते रहेंगे, अस्पतालों में लोग जाते रहेंगे और ये व्यवस्था और ज़्यादा खराब हो जाएगी आने वाले समय में जी। बिल्कुल। और डॉक्टर राजपाल जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त किस तरीके से भारत को देख रहा है और व्यवस्थाएं सुधारने में किस तरीके की मदद भारत को मिल सकती है? अभी तक तो भारत मदद दे रहा था, लेकिन मदद का आलम ये हुआ कि जो दवाइयाँ यहाँ से भेज रहे थे वो भारत वालों को नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, ऐसा है कि ये तो हेल्थ है वो तो भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है, परंतु WHO की तरफ से ये है कि जो वैक्सीन्स WHO ने अप्रूव किए हैं या प्री क्वालिफाई किए हैं जी, तो उसमें कम से कम 2 वैक्सीन हैं जो इंडिया में बन रहे हैं और वो पूरे इंडिया के अलावा अन्य देशों को भी सप्लाई हो रहे हैं। WHO का जो सेंट्रल रोल है वो ये है कि बहुत सारे जो गरीब देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी इक्विटेबल तरीके से वैक्सीन मिले। तो हम लोग वहाँ पे हेडक्वार्टर में जो हमारी वैक्सीन है, जो लॉजिस्टिक टीम है, वो वैक्सीन बनाने वालों के साथ भी बात कर रही है, डोनर्स से भी बात कर रही है, राज्यों से भी, सरकारों से भी बात कर रही है, ताकि थोड़े थोड़े अमाउंट में सब कंट्रीज़ को बराबर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो सारा वैक्सीन खरीद के बैठ जाएं और जो गरीब मुल्क हैं उनको वैक्सीन मिले ही नहीं, क्योंकि नतीजा ये होने वाला है कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का नहीं हुआ तो अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपना अगर कोरोना कंट्रोल कर भी लिया तब भी एक बहुत बड़ी रिस्क बनी रहेगी कि डेवलपिंग कंट्रीज से वो वायरस वापस एयर ट्रेवल के जरिए या अन्य जरिए ऐसे कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में वापस पहुंच जाएगा। तो ये साइकिल फिर बहुत साल तक चलता रहेगा। जो बिल्कुल, ये साइकिल तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, एक सवाल और भी है कि बहुत सारे अस्पतालों की कहानियां अब सामने आ रही हैं। दिल्ली का बड़ा अस्पताल है GTB, वहाँ पर पता चला कि 2 दिन पहले रात के समय 500 मरीज भर्ती थे, ऑक्सीजन पर थे और लगभग 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। सारे डॉक्टर्स परेशान थे, कुछ डॉक्टर्स रोने लगे वो हालत देख के कि 500 मरीज अगर एक साथ मर गए तो कितना बड़ा हाहाकार होगा। किस्मत अच्छी थी कि ऑक्सीजन कैप्सूल टाइम से पहुंच गया। ये स्थितियां जो बन रही हैं तो आशंका भी ये भी बनी है कि ये शायद अभी तो कुछ लोग किस्मत से बच रहे हैं, पर यह भी हाहाकार देखने को मिल सकता है जो हालत भारत में बनी हुई है। देखिए, आज आपको जैसे मालूम भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने भी सरकार से जो है मांगी है, 4 बिंदुओं पर उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को सेंटर देगी, किस तरह से दवाइयों की सप्लाई को, वैक्सीन को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के भी चारों ही बिंदुओं पर उन्होंने उनसे जवाब मांगे हैं सरकार से कि क्या उनकी तैयारी है और किस तरह से वो इसको आगे करने की अपनी जो है उन्होंने मंशा बनाई है कि कैसे करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई की जहाँ तक बात है, अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं से लग रहा है कि भारत में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको जगहों पर पहुंचाने की दिक्कत सबसे ज्यादा सामने आ रही है कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचे जहां की वो पहुंच सकता है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे झारखंड और उड़ीसा जहां ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है और रिक्वायरमेंट जो है वो अभी दूसरे शहरों में है और दूसरी तरफ है भारत के। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से तेजी से, और आपने जैसे देखा था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई है, जिस तरह से ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बाकी राज्यों तक, उसमें बहुत ज्यादा स्पीड लाने की जरूरत होगी क्योंकि हर मिनट अब भारत में किसी न किसी व्यक्ति की जान जा रही है और बहुत सारे लोगों की जान ऐसे जा रही है जो कि ऑक्सीजन के अभाव में जा रही है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की वजह से वो बच सकते थे। और जो मुद्दा आपने उठाया उसको प्रियंका गांधी ने भी आंकड़ों के साथ बताया था कि हमारे पास ऑक्सीजन तो बहुत है लेकिन ट्रक केवल 2000 हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2000 ट्रकों से कितनी तेज आप पूरे भारत में ऑक्सीजन पहुंचा दे। सवाल यही है कि जब कोरोना सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है तो ऐसे में लोगों की जान बचे तो कैसे बचे, और सबसे अहम बात ये कि क्या भारत अब उस स्थिति में खड़ा दिख रहा है। डॉक्टर राजपाल जी, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां पूरी दुनिया ने देखी हैं और जिस तरीके के हालात इटली में बने, अमेरिका में बने,
क्या उसी स्थिति में इस वक्त आप भारत को पा रहे हैं कि भारत भी वहीं खड़ा है? नहीं नहीं, इटली तो हमारे बिल्कुल ही बगल वाली कंट्री है स्विट्जरलैंड के। तो इटली और स्पेन के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे जी। और एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि स्विट्जरलैंड में भी जितने अस्पताल थे उनमें जो है जो आईसीयूज़ हैं वो पूरे फुल हो गए थे। और बल्कि फ्रांस में भी हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फ्रांस से बाद में तो कुछ काफ़ी केसेस स्विट्जरलैंड में भी शिफ्ट किए गए थे। तो मैं तो ऐसी स्थिति तो नहीं देख सकता हूँ कि इंडिया में ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर एपिडेमिक कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है जी। बहुत सारी बीमारियां, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियों का एपिडेमिक कंट्रोल का जो बड़ा तजुर्बा है वो इंडिया के हेल्थ वर्कर्स के बहुत काम आ रहा है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में पर्टिकुलरली एपिडेमिक कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। शुरू में तो हम देखते थे कि इवन स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि वैक्सीनेशन भी जब मिलने लग गया तभी वैक्सीनेशन बहुत स्लो रहा जी। तो मैं ऐसी स्थिति तो नहीं देखता हूँ। परंतु ये ज़रूर है कि इस वक्त जो है हम, चूँकि सरकार ने एक फैसला लिया है कि 1 मई से 18 साल से उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, तो सब लोगों को आगे बढ़ करके अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जी। और इसके अलावा अगर कोई सिकनेस के सिम्टम्स हैं तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। इसके अलावा जो आरटीपीसीआर की या अन्य जो कोरोना टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जी। अभी ये भी देखने में आया कि बहुत सारे लोग टेस्ट करवाना चाह रहे हैं लेकिन वह लंबी कतारें हैं या टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो 48 आवर 72 आवर के तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। जी। तो ये एक स्थिति जरूर है कि जो इसको कंट्रोल करने की बिल्कुल सर, एक नई खबर ये आई है कि आईसीएमआर ने ड्राई स्वैब को भी मंजूरी दी है। शायद उससे 50% वक्त कम हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो कब शुरू होते हैं और क्या होता है। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जब हम पीक पर पहुंच गए उस वक्त हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, चाहे टेस्ट की तकनीक बदलने की बात हो, फिर चाहे नए नए बेड्स बढ़ाने की बात हो। आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से भारत ने, उत्तर प्रदेश ने मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया, कोविड अस्पताल को नॉर्मल कर दिया, व्यवस्थाएं नॉर्मल कर दी गई थी, हम थोड़े दिन इंतजार करते तो शायद इतना ज़्यादा हंगामा नहीं मचता, इतनी मौतें नहीं होती? देखिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक एक्शन प्लान बी और प्लान सी जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी था। ज़रूर देखिए, जब मामले कम हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह जो कोविड के होते हैं उनको सरकार फिर नहीं चलाती है। उनको ये सोचती है कि ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको दोबारा एक्टिवेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही रही कि वो भी पूरी तरह से तब दुरुस्त नहीं थे और अब हमने जब उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की तो हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाए। हम लोग ये चीज़ नहीं देख पाए कि आने वाले समय में हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या इतनी तेजी से लोग आएंगे कि हम उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। हमारे बिस्तर जो हैं, हमारी जो दवाइयां हैं, हमारे जो सप्लाईज हैं, वो सब कम करने पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूरंदेशी की कमी जरूर दिखाई देती है, जिसके बारे में नहीं सोचा गया, नहीं देखा गया कि ये समय अगर आएगा या ऐसी स्थिति अगर जैसे हमने दूसरे देशों में देखी कि अगर वो हमारे यहाँ होती है तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं और क्या तैयारियां हमने अपनी रखी हैं कि अगर यहाँ तक पहुंचे तो ये तैयारी रहेंगी, अगर इससे आगे हमारे आंकड़े गए तो हम इस बटन को दबाएंगे और इससे हम इन संसाधनों को और खोलेंगे और उसके बाद हम और खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक वो प्लानिंग थी उसमें जरूर कमी दिखाई देती है और ये लगता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था और हमें सोचना चाहिए था। क्योंकि अब देखिए, जो रसूखदार लोग हैं उन्हें तो अभी भी बेड मिल जाते हैं, उन्हें अभी भी दवाइयां मिल जाती हैं, रेमडेसिविर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो बेचारा दर दर भटक रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। वो कहीं ना कहीं एक तो सरकारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बीच में फंसे हुए हैं, कहीं अभाव के बीच में फंसे हुए हैं और कहीं इस चीज में भी फंसे हुए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें किस अस्पताल जाए, कैसे हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। बिल्कुल, और व्यवस्थाओं को जिस तरीके से बिगाड़ा गया वो व्यवस्थाएं संभल जाए, सब यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये कब स्थितियां सामान्य होंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल और डर बना हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड आज तोड़ दिए हैं। 3,14,000 के पार आंकड़ा चला गया, 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और व्यवस्था है केवल दावे कर रही है। अधिकारी हैं फ़ोन बंद करके बैठे हैं, इसलिए आप सतर्क रहिए, क्योंकि आपके काम कोई आने वाला नहीं है, न सरकार न सिस्टम।